भूरे बालों वाले कोवन का रोमांच। पश्चिम के तट पर, जहां विशाल पहाड़ियां समुद्र में अपने पैर जमाए खड़ी हैं, एक बकरी चराने वाला और उसकी पत्नी अपने 3 बेटों और एक बेटी के साथ रहते थे। दिन भर युवा लोग मछलियां पकड़ते और शिकार करते थे, जबकि उनकी बहन बच्चों को पहाड़ पर चराने ले जाती थी या घर पर रहकर अपनी मां की मदद करती और जाल ठीक करती थी। कई सालों तक वे सभी खुशी खुशी साथ साथ रहते रहे। जब एक दिन, जब लड़की बच्चों के साथ पहाड़ी पर थी, सूरज ढल गया और हवा ठंडी हो गई, जैसे समुद्र से एक मोटी सफ़ेद धुंध आ रही हो। वह कांपते हुए उठी और अपने बच्चों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही दब गई और मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। समुद्र के किनारे झोपड़ी में चीख पुकार मच गई, जब घंटों बीत गए और युवती नहीं आई। कई बार पिता और भाई ये सोचकर चौंक गए कि उन्होंने उसके कदमों की आवाज़ सुनी है, लेकिन घने अंधेरे में वे मुश्किल से अपने हाथ देख पा रहे थे। न ही वे बता पा रहे थे कि नदी कहाँ है, न ही पहाड़ कहाँ है। एक एक करके बच्चे घर आ गए और हर मिमियाहट पर कोई जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। पूरी रात कोई नहीं सोया और जब सुबह हुई और कोहरा छंट गया, तो उन्होंने समुद्र और जमीन दोनों तरफ युवती की तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इस तरह 1 साल और 1 दिन बीत गया और उसके अंत में गोरला ऑफ द फ्लॉक्स और उसकी पत्नी अचानक बूढ़े हो गए। उनके बेटे भी पहले से ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उसके लिए शोक करना कभी बंद नहीं करते थे। आखिरकार सबसे बड़े अर्दन ने कहा, हमारी बहन को हमसे दूर हुए 1 साल और 1 दिन हो गया है और हम उसके वापस आने का दुख और धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं। जरूर कोई बुरी बात उस पर आई होगी, नहीं तो वह हमें हमारे दिल को सुकून देने के लिए कोई निशानी भेजती, और मैंने खुद से कसम खाई है कि जब तक मैं उसे जीवित या मृत नहीं पा लेता, मेरी आंखों को नींद नहीं आएगी। गोरला ने उत्तर दिया, यदि तुमने प्रतिज्ञा की है तो तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। लेकिन बेहतर होता कि तुम प्रतिज्ञा करने से पहले अपने पिता से अनुमति मांग लेती। फिर भी, चूंकि ऐसा ही है, इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक केक बनाएगी जिसे तुम अपनी यात्रा पर अपने साथ ले जा सकोगी। कौन बता सकता है कि यह कितना लंबा होगा। इसलिए माँ उठी और एक नहीं बल्कि 2 केक बनाए, एक बड़ा और एक छोटा। चुन लो बेटा, उसने कहा। क्या तुम अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ छोटा केक खाओगे या बिना आशीर्वाद के बड़ा केक, क्योंकि तुमने अपने पिता को अलग करके एक व्रत लेने का बीड़ा उठाया है। मैं बड़ा केक खाऊंगा, युवक ने उत्तर दिया, क्योंकि अगर मैं भूख से मर रहा हूँ तो मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे लिए क्या काम आएगा। और बड़ा केक लेकर वह अपने रास्ते चला गया। वह सीधे आगे बढ़ता गया, न तो पहाड़ और न ही नदी ने उसे रोका। वह तेजी से चला, तेजी से जैसे हवा पहाड़ से नीचे बह रही हो। जब वह आगे बढ़ा तो चील और सीगल अपने घोंसलों से उसे देख रहे थे, हिरन को पीछे छोड़कर, लेकिन आखिरकार वह रुक गया, क्योंकि उसे भूख ने जकड़ लिया था और वह अब और नहीं चल सकता था। थकान से कांपते हुए वह एक चट्टान पर बैठ गया और अपने केक का एक टुकड़ा तोड़ा। गोरला के बेटे अर्दान, मुझे एक निवाला दे दो, एक कौवा उसकी ओर उड़ता हुआ बोला। ये बुरी खबर देने वाले, कहीं और भोजन की तलाश करो, गोरला के बेटे अर्दन ने उत्तर दिया, मेरे पास अपने लिए बहुत कम है। और वह कुछ क्षणों के लिए अपने आप को फैलाए रहा, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह तब तक चलता रहा जब तक कि छोटे पक्षी अपने घोंसलों में उड़ नहीं गए और आकाश से चमक गायब हो गई और पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। वह चलता रहा और चलता रहा, आखिरकार उसने एक घर से प्रकाश की किरण निकलती देखी और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। दरवाजा खुला और वह अंदर गया, लेकिन जब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी आग के पास एक बेंच पर लेटा हुआ है, तो वह रुक गया, जबकि उसके सामने एक युवती बैठी थी जो चांदी की कंघी से अपने सुनहरे बालों को संवार रही थी। बूढ़ी ने सिर घुमाते हुए कहा, स्वागत है, प्यारे नौजवान। बैठ जाओ और अपने आप को गर्म करो और मुझे बताओ कि बाहरी दुनिया कैसी है। बहुत दिनों से मैंने इसे नहीं देखा है। मेरी सारी खबर यही है कि मैं सेवा की तलाश में हूँ, गोरला के पुत्र अर्दन ने उत्तर दिया। मैं सूर्योदय के बाद से ही दूर से आया हूँ,
और मुझे खुशी है कि आपके दीपक की किरणें अंधकार में प्रवाहित हो रही हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अपनी 3 सींगहीन गायों को चराने के लिए किसी की जरूरत है। अगर तुम 1 साल तक हर शाम सूरज डूबने से पहले उन्हें मेरे पास वापस ला सको, तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ लड़की ने ऊपर देखा और जल्दी से जवाब दिया, अगर वह तुम्हारा प्रस्ताव सुन लेगा तो बुरा होगा। गोरला के बेटे अर्दन ने रूखेपन से कहा, बिना मांगे सलाह बेकार है। अगर मैं 3 गायों को चरने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता और उन्हें पहाड़ों से आने वाले भेड़ियों से सुरक्षित नहीं रख सकता, तो यह वास्तव में मेरी योग्यता के लायक नहीं है। इसलिए, अच्छे पिता, मैं सुबह होते ही आपकी सेवा लूंगा और नया साल शुरू होने तक कोई भुगतान नहीं मांगूंगा। अगली सुबह हिरन की घंटी की आवाज फन के बीच से तब तक सुनाई नहीं दी जब तक सुनहरे बालों वाली युवती ने गायों को दूध नहीं पिलाया और उन्हें झोपड़ी के सामने ले गई, जहां बूढ़ा आदमी और गोरला का बेटा अर्दन उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें जहां जाना है, वहां भटकने दो, उसने अपने सेवक से कहा, और उन्हें कभी उनके मार्ग से विचलित मत करो, क्योंकि वे अच्छे चरागाहों के खेतों को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमेशा उनके पीछे पीछे चलना और जो कुछ भी तुम देखते हो या सुनते हो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। अब जाओ, और बुद्धि तुम्हारे साथ रहे। जब उसने बोलना बंद किया तो उसने एक गाय के माथे को छुआ और वह रास्ते पर चल पड़ी। बाकी 2 गायें एक एक करके उसके दोनों ओर खड़ी थीं। जैसे ही उसे आदेश दिया गया, उनके पीछे गोरला का बेटा अर्दन आया, जो अपने दिल में खुश था कि उसे इतना आसान काम मिल गया था। उसने सोचा, साल के अंत में उसकी जेब में इतना पैसा होगा कि वो दूर देशों में जा सकेगा जहां उसकी बहन हो सकती है, और इस बीच कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो उसे उसकी बहन के बारे में खबर दे सके। इस तरह वह अपने आप से बात कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक सुनहरे मुर्गे और एक चांदी की मुर्गी पर पड़ी जो उसके सामने घास पर तेजी से दौड़ रहे थे। एक पल में बूढ़े आदमी के कहे शब्द उसके दिमाग से गायब हो गए और उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वे इतने पास थे कि वो लगभग उनकी पूंछ पकड़ सकता था, फिर भी हर बार जब उसे यकीन होता कि वो उन्हें पकड़ सकता है तो उसकी उंगलियां खाली हवा में बंद हो जातीं। आखिरकार वह और नहीं भाग सका और सांस लेने के लिए रुक गया, जबकि मुर्गा और मुर्गी पहले की तरह चलते रहे। फिर उसे गायों की याद आई और वह कुछ डर गया और उन्हें खोजने के लिए वापस मुड़ा। सौभाग्य से वे बहुत दूर नहीं भटकी थीं और चुपचाप घनी हरी घास खा रही थीं। गोरला का बेटा अर्दन एक पेड़ के नीचे बैठा था, जब उसने देखा कि उसके सामने घास के मैदान पर सोने और चांदी की एक छड़ी अजीब तरीके से खुद को दोहरा रही है, और वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा। वह थक जाने तक उनका पीछा करता रहा, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाया, हालांकि वे हमेशा उसकी पहुंच में थे। जब उसने आखिरकार खोज छोड़ दी तो उसके घुटने बहुत थकान के कारण कांप रहे थे, और वह खुश था कि पास में एक पेड़ उग रहा था जो विभिन्न प्रकार के फलों से लदा हुआ था, जिसे उसने लालच से खाया। अब तक सूरज आसमान में डूब चुका था और गायें चरना छोड़कर घर की ओर लौट गईं। उनके पीछे गोरला का बेटा अर्दन भी था। उनके अस्तबल के दरवाजे पर युवती उनका इंतजार कर रही थी और अपने झुंड से कुछ न कहते हुए बैठ गई और दूध दुहने लगी। लेकिन उसकी बाल्टी में दूध नहीं बह रहा था, बल्कि उसमें पानी की एक पतली धार भर गई थी, और जैसे ही वह आखिरी गाय से उठी तो बूढ़ा आदमी बाहर दिखाई दिया। बेवफा, तुमने अपने भरोसे को धोखा दिया है, उसने गोरला के बेटे अर्दन से कहा। एक दिन भी तुम अपने वादे पर खरे नहीं उतर सके। अच्छा, तुम्हें तुरंत अपना इनाम मिल जाएगा ताकि दूसरे लोग तुमसे सबक ले सकें। और अपनी छड़ी लहराते हुए उसने उस युवक की छाती को छुआ, जो पत्थर का खंभा बन गया। अब गोरला और उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी थे कि उन्होंने एक बेटे के साथ साथ एक बेटी को भी खो दिया है, क्योंकि उनके सबसे बड़े बेटे अर्दन के बारे में उन्हें कोई खबर नहीं मिली थी। आखिरकार, जब 2 साल और 2 दिन बीत गए थे, जब युवती अपने बच्चों को पहाड़ पर चराने ले गई थी और फिर कभी नहीं दिखी थी, गोरला का दूसरा बेटा रुआइस एक सुबह उठा और बोला, मेरी बहन और मेरे भाई अर्दन के बिना बहुत समय बीत चुका है, इसलिए मैंने कसम खाई है कि वे जहां भी हों, मैं उन्हें ढूंढूंगा। और उसके पिता ने उत्तर दिया,
अच्छा होता अगर तुमने पहले मेरी और अपनी माँ की सहमति ले ली होती, लेकिन जैसा कि तुमने कसम खाई है वैसा ही तुम्हें करना होगा। फिर उसने अपनी पत्नी को केक बनाने को कहा, लेकिन उसने 2 केक बनाए और रॉयस को उसकी पसंद पेश की, जैसा उसने अर्दन के साथ किया था। अर्दन की तरह रॉयस ने भी बड़ा, बिना आशीर्वाद वाला केक चुना और अपने रास्ते पर चल पड़ा। हालांकि उसे पता नहीं था कि अर्दन ने क्या किया था, लेकिन वह हमेशा वही करता रहा, इसलिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ जब तक कि वह भी झोपड़ी के पीछे पहाड़ी पर पत्थर का एक स्तंभ बनकर खड़ा नहीं हो गया, ताकि सभी लोग देख सके कि उन लोगों का क्या हश्र होता है जो अपना विश्वास तोड़ते हैं। एक और वर्ष और एक दिन बीत गया, जब भूरे बालों वाला कोवन, गोरला ऑफ द फ्लॉक्स का सबसे छोटा बेटा, एक सुबह अपने माता पिता से बोला, मेरी बहन को हमें छोड़े 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। मेरे भाई भी चले गए हैं, कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं, और हम चारों में से कोई भी मेरे अलावा नहीं बचा है। नहीं, इसलिए मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ, और मैं आपसे और मेरी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे रास्ते में कोई बाधा न डालें। और उसके पिता ने उत्तर दिया, तो फिर जाओ और हमारा आशीर्वाद अपने साथ ले जाओ। इसलिए झुंड के गोरला की पत्नी ने 2 केक बनाए, एक बड़ा और एक छोटा, और कोवन ने छोटा केक लिया और अपनी खोज शुरू कर दी। जंगल में उसे भूख लगी, क्योंकि वह बहुत दूर चला गया था, और वह खाने के लिए बैठ गया। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, थोड़ा मेरे लिए, थोड़ा मेरे लिए, और चारों ओर देखते हुए उसने जंगल के काले कौवे को देखा। हाँ, तुम्हें एक टुकड़ा मिलेगा, भूरे बालों वाले कोवन ने कहा, और एक टुकड़ा तोड़कर उसने कौवे की ओर बढ़ाया, जिसने उसे लालच से खा लिया। फिर कोवन उठकर आगे बढ़ा, जब तक कि उसने झोपड़ी से आती रोशनी को अपने सामने आते नहीं देखा, और वह खुश हुआ, क्योंकि रात करीब थी। शायद मुझे वहाँ कुछ काम मिल जाए, उसने सोचा, और कम से कम मुझे अपनी खोज में मदद करने के लिए पैसे तो मिलेंगे, क्योंकि कौन जानता है कि मेरी बहन और मेरे भाई कितनी दूर भटक गए होंगे। दरवाज़ा खुला था और वह अंदर गया, और बूढ़े आदमी ने उसका स्वागत किया, और सुनहरे बालों वाली युवती ने भी उसका स्वागत किया। जैसा कि पहले हुआ था, बूढ़े आदमी ने उसे अपनी गायों को चराने के लिए कहा, और जैसा कि उसने उसके भाइयों के साथ किया था, युवती ने उसे सलाह दी कि वह इस काम को अकेला छोड़ दे। लेकिन अर्दन और रॉयस दोनों की तरह अशिष्टता से जवाब देने के बजाय उसने विनम्रता से उसका धन्यवाद किया, हालांकि उसका ध्यान उसकी ओर नहीं था, और उसने अपने नए मालिक की चेतावनियों और शब्दों को सुना। अगले दिन वह भोर में भूरे रंग की गायों को लेकर चल पड़ा और धैर्यपूर्वक उनके पीछे पीछे चलता रहा। रास्ते में उसे सोने का मुर्गा और चांदी की मुर्गी दिखाई दी, जो उसके भाइयों से भी ज्यादा उसके करीब दौड़ रही थी। बहुत लालच में आकर उसने उनका पीछा करना चाहा, लेकिन समय रहते उसे याद आया कि उसे न तो दाईं ओर देखने का आदेश दिया गया था और न ही बाईं ओर। उसने बहुत जोर लगाकर अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा लीं। फिर सोने और चांदी की छड़ियां उसके सामने धरती से उछलती हुई दिखाई दी, लेकिन इस बार भी वह जीत गया, और हालांकि जादुई पेड़ का फल लगभग उसके मुंह को छू गया था, उसने उसे एक तरफ धकेल दिया और स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा। उस दिन गायें पहले से कहीं ज्यादा तेजी से घूमी और तब तक नहीं रुकी जब तक वे एक दलदली भूमि पर नहीं पहुंच गईं जहां हीथर जल रहा था। आग बहुत तेज थी, लेकिन गायों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और लगातार उसमें से गुजरती रहीं। भूरे बालों वाला कोवन उनके पीछे पीछे चलता रहा। फिर वे झागदार नदी में कूद पड़ी और कोवन भी उनके पीछे पीछे उसमें कूद पड़ा, हालांकि पानी उसकी कमर से ऊपर था। नदी के दूसरी तरफ एक विस्तृत मैदान था, और यहाँ गायें लेटी थीं, जबकि कोवन अपने चारों ओर देख रहा था। उसके पास पीले पत्थर से बना एक घर था, और उसमें से मधुर गीत निकल रहे थे, और कोवन सुन रहा था, और उसका दिल उसके भीतर हल्का हो गया। जब वह इस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था, तभी एक युवक दौड़ता हुआ उसके पास आया, जो इतनी तेजी से भाग रहा था कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, और वह जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, भूरे बालों वाले कोवन, क्योंकि तुम्हारी गायें खेतों में हैं, और तुम्हें उन्हें बाहर निकालना होगा। कोवन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आपके लिए उन्हें बाहर निकालना आसान था,
बजाय इसके कि आप यहाँ आकर मुझे बताते। और वह संगीत सुनता रहा। बहुत जल्द वही युवक वापस लौटा और हौंफते हुए चिल्लाया, गौला के बेटे कोवन, तुम पर यह धिक्कार है कि तुम मुंह बाए खड़े हो, क्योंकि हमारे कुत्ते तुम्हारी गायों का पीछा कर रहे हैं और तुम्हें उन्हें भगाना होगा। नहीं तो फिर, कोवन ने पहले की तरह उत्तर दिया, आपके लिए अपने कुत्तों को बुला लेना मुझे बताने के लिए यहाँ आने से कहीं अधिक आसान था। और वह तब तक वहीं रहा जब तक संगीत बंद नहीं हो गया। फिर वह गायों को देखने के लिए मुड़ा और पाया कि वे सब उसी जगह पर लेटी हुई हैं जहां उसने उन्हें छोड़ा था। लेकिन जब उन्होंने कोवन को देखा तो वे उठे और घर की ओर चल पड़े, सुबह जिस रास्ते से वे गए थे उससे अलग रास्ता लेते हुए। इस बार वे एक ऐसे मैदान से गुजरे जो इतना खाली था कि वहां एक पिन भी बिना देखे नहीं रह सकती थी। फिर भी कोवन ने आश्चर्य से एक बछड़े और उसकी मां को वहां चरते हुए देखा। दोनों इतने मोटे थे मानो वे सबसे अच्छी घास पर चर रहे हों। आगे उन्होंने एक और मैदान पार किया जहां घास घनी और हरी थी, लेकिन उस पर एक बछड़ा और उसकी मां चर रहे थे जो इतने दुबले थे कि आप उनकी पसलियां गिन सकते थे। और फिर आगे का रास्ता उन्हें एक झील के किनारे ले गया जिस पर दो नावें तैर रही थीं, एक खुशमिजाज और खुशमिजाज युवाओं से भरी हुई जो सूर्य की भूमि की यात्रा कर रहे थे, और दूसरी काले कपड़े पहने हुए भयानक आकृतियों के साथ जो रात की भूमि की यात्रा कर रही थी। इन बातों का क्या मतलब हो सकता है? कोवन ने अपने आप से पूछा जब वह अपनी गायों के पीछे जा रहा था। अब अंधेरा छा गया, हवाएं तेज चलने लगीं और बारिश की धारें उन पर बरसने लगीं। कोवन को नहीं पता था कि उन्हें अभी और कितनी दूर जाना होगा या क्या वे सही रास्ते पर हैं। वह अपनी गायों को भी नहीं देख पा रहा था और उसका दिल टूट गया कि कहीं वह उन्हें सुरक्षित वापस न ला पाए। उसे क्या करना था? वह इसी प्रकार प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि वह न तो आगे जा सकता था न ही पीछे, जब तक कि उसने अपने कंधे पर एक महान मित्रतापूर्ण पंजा रखा हुआ महसूस नहीं किया। मेरी गुफा यहीं है, माउल मोर के कुत्ते ने कहा, जिसके बारे में गोरला के बेटे कोवन ने बहुत सुना था। यहाँ रात बिताओ और तुम भेड़ के मांस पर पेट भरोगे और अपनी थकान का 3/3 हिस्सा दूर कर दोगे। और कोवन अंदर गया और खाना खाया और सो गया और सुबह एक नए आदमी के रूप में उठ खड़ा हुआ। अलविदा कोवन, माउल मोर के कुत्ते ने कहा। सफलता तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि तुमने वह लिया जो मुझे देना था और मेरा मजाक नहीं उड़ाया। इसलिए जब खतरा तुम्हारा साथी हो तो मेरे लिए कामना करो और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये कहते हुए माउल मोर का कुत्ता जंगल में गायब हो गया और कोवन अपनी गायों को ढूंढने चला गया जो उस खो में खड़ी थीं जहां अंधेरा छा गया था। भूरे बालों वाले कोवन को देखते ही वे आगे बढ़ गए। कोवन हमेशा उनके पीछे पीछे चलता रहा और न तो दाईं ओर देख रहा था और न ही बाईं ओर। उस पूरे दिन वे चलते रहे और जब रात हुई तो वे एक बंजर मैदान में थे जहां आश्रय के लिए केवल चट्टानें थीं। कोवन ने गायों से कहा, हमें यहीं आराम करना चाहिए जितना अच्छा हो सके। और वे सिर झुकाकर उसी जगह लेट गईं जहां वे खड़ी थीं। तभी कोरी नान क्रेग का काला कौवा आया, जिसकी आंखें कभी बंद नहीं होती थीं और जिसके पंख कभी थकते नहीं थे, और वह कोवन के सामने फड़फड़ाया और उसे बताया कि उसे चट्टान में एक खो के बारे में पता है जहां भरपूर भोजन है और बिस्तर के लिए मुलायम काई है। मेरे साथ वहां चलो, उसने कोवन से कहा, और तुम अपनी 3/3 थकान दूर कर दोगे और सुबह तरोताजा होकर लौटोगे। और कोवन ने कृतज्ञतापूर्वक उसकी बातें सुनी और भोर होते ही वह अपनी गायों को खोजने के लिए उठ खड़ा हुआ। अलविदा, काला कौवा चिल्लाया, तुमने मुझ पर भरोसा किया और एक बार मुझे जो खाना दिया था उसके बदले में तुमने मेरी सारी दुआएं स्वीकार कर लीं। इसलिए अगर भविष्य में तुम्हें किसी दोस्त की ज़रूरत पड़े तो मेरे लिए दुआ करना और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। पहले की तरह गायें उसी जगह खड़ी थीं जहां उसने उन्हें छोड़ा था और चलने के लिए तैयार थीं। उस दिन वे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। गोरला का बेटा कोवन उनके पीछे पीछे चलता रहा जब तक कि रात नहीं हो गई और वे एक नदी के किनारे पहुंच गए। कोवन ने गायों से कहा, हम आगे नहीं जा सकते, और वे नदी के किनारे घास खाने लगी
जबकि कोवन उनकी बातें सुन रहा था और कुछ खाने के लिए भी तरस रहा था, क्योंकि वे बहुत दूर आ गए थे और उसके अंग उसके पैरों के नीचे कमजोर हो गए थे। तभी उसके पैरों के पास पानी की एक लहर आई और नदी के प्रसिद्ध ऊदबिलाव डोरान डॉन का सिर बाहर झांकने लगा। डोरान डॉन ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें गर्मी और आश्रय प्रदान करूंगा और भोजन के लिए भरपूर मछलियां। और कोवन उसके साथ कृतज्ञतापूर्वक चला गया और खाया और आराम किया और अपनी थकान का 3/3 हिस्सा दूर कर दिया। सूर्योदय के समय उसने सूखे समुद्री घास का अपना बिस्तर छोड़ दिया जो ज्वार के साथ बह गया था और कृतज्ञ हृदय से डोरान डॉन को विदा किया। डोरान डॉन ने कहा, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया और जो मैंने दिया था उसे स्वीकार किया, इसलिए तुमने मुझे अपना मित्र बना लिया है, कोवन। और अगर तुम खतरे में पड़ो और किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की ज़रूरत हो जो नदी में तैर सकता हो या लहरों के नीचे गोता लगा सकता हो, तो मुझे बुलाओ और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर वह नदी में कूद गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। गायें उस जगह पर तैयार खड़ी थीं जहां कोवन ने उन्हें छोड़ा था और वे उस दिन भर यात्रा करते रहे जब तक कि रात नहीं हो गई। वे झोपड़ी में पहुंच गए। बूढ़ा आदमी वास्तव में खुश था जब गायें अपने अस्तबल में चली गईं और उसने देखा कि सुनहरे बालों वाली युवती की चांदी की कंघी वाली बाल्टी में कितना बढ़िया दूध बह रहा था। तुमने वाकई अच्छा किया है, उसने गोरला के बेटे कोवन से कहा। और अब तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? भूरे बालों वाले कोवन ने उत्तर दिया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे अपने भाइयों और बहन को वापस देने के लिए कहता हूँ जो पिछले 3 सालों से हमसे बिछड़े हुए हैं। आप बुद्धिमान हैं और परियों और चुड़ैलों की विद्या जानते हैं। मुझे बताइए कि मैं उन्हें कहाँ पा सकता हूँ और उन्हें फिर से जीवित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कोवन की बातें सुनकर बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया। हाँ, मैं सचमुच जानता हूँ कि वे कहाँ हैं, उसने उत्तर दिया, और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। लेकिन खतरे बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि तुम उनसे पार नहीं पा सकोगे। मुझे बताओ कि वे क्या हैं, कोवन ने फिर कहा, और मैं बेहतर जान पाऊंगा कि क्या मैं उन पर विजय पा सकता हूँ। तो सुनो और फैसला करो। उस पहाड़ पर एक हिरन रहता है जिसके पैर सफ़ेद हैं और सींग हिरन के सींगों की तरफ फैले हुए हैं। सूर्य की भूमि की ओर जाने वाली झील पर एक बत्तख तैरती है जिसका शरीर हरा है और गर्दन सोने की है। कोरी बुई के तालाब में एक सामन मछली तैरती है जिसकी त्वचा चांदी की तरह चमकती है और जिसके गलफड़े लाल हैं। उन सभी को मेरे पास लाओ और तब तुम जानोगे कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन कहाँ रहते हैं। कल मुर्गे की बांग पर मैं चला जाऊंगा। कोवन ने उत्तर दिया। पहाड़ पर जाने का रास्ता उसके सामने था और जब वह ऊपर चढ़ गया तो उसने सामने की चोटी पर सफ़ेद पैरों और धब्बेदार पार्श्वों वाली हिरनी को देखा। आशा से भरा हुआ वह उसकी खोज में निकल पड़ा, लेकिन जब तक वह उस शिखर पर पहुंचा, वह उसे छोड़ चुकी थी और उसे दूसरे शिखर पर देखा जाना था। और ऐसा हमेशा होता था, और कोवन का साहस लगभग जवाब दे चुका था जब माउल मोर के कुत्ते का विचार उसके दिमाग में आया। काश वह यहाँ होता, वह चिल्लाया, और ऊपर देखकर उसने उसे देखा। तुमने मुझे क्यों बुलाया? माउल मोर के कुत्ते ने पूछा। और जब कोवन ने उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया और बताया कि कैसे हिरन हमेशा उसे आगे और आगे ले जाता था, तो कुत्ते ने केवल इतना ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मैं जल्द ही उसे तुम्हारे लिए पकड़ लूंगा। और थोड़ी देर में उसने हिरनी को बिना किसी चोट के कोवन के पैरों के पास रख दिया। कुत्ते ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं उसके साथ क्या करूं? और कोवन ने उत्तर दिया, बूढ़े आदमी ने मुझे उसे सुनहरी गर्दन वाली बत्तख और चांदी की भुजाओं वाली सामन मछली को अपनी झोपड़ी में लाने को कहा। मैं उन्हें पकड़ पाऊंगा या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन तुम उस हिरनी को झोपड़ी के पीछे ले जाओ और उसे बांध दो ताकि वह भाग न सके। ये किया जाएगा, माउल मोर के कुत्ते ने कहा। फिर कोवन तेजी से उस झील की ओर बढ़ा जो सूर्य की भूमि की ओर जाती थी, जहां हरे शरीर और सुनहरी गर्दन वाली बत्तख जल कमलों के बीच तैर रही थी। उसने खुद से कहा, मैं उसे पकड़ सकता हूँ क्योंकि मैं अच्छा तैराक हूँ। लेकिन अगर वह अच्छी तरह तैर सकता था तो बत्तख उससे बेहतर तैर सकती थी,
और आखिरकार उसकी ताकत जवाब दे गई और उसे जमीन की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। काश काला कौवा मेरी मदद करने के लिए यहाँ होता, उसने मन ही मन सोचा। और एक पल में काला कौवा उसके कंधे पर बैठ गया। कौवे ने पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? और कौवन ने उत्तर दिया, पानी पर तैरती हरी बत्तख को पकड़कर मेरे पास लाओ। और कौवा अपने मजबूत पंखों से उड़ा और उसे अपनी मजबूत चोंच में उठा लिया और दूसरे ही क्षण वह पक्षी कौवन के पैरों पर लेट गया। इस बार युवक के लिए अपना पुरस्कार ले जाना आसान था और सहायता के लिए कौवे को धन्यवाद देने के बाद वह नदी की ओर चला गया। जिस गहरे अंधेरे तालाब के बारे में बूढ़े आदमी ने बात की थी, उसमें चांदी के किनारों वाला सामन एक चट्टान के नीचे पड़ा था। गोरला के बेटे कौवन ने कहा, मैं एक अच्छा मछुआरा हूँ, इसलिए मैं उसे पकड़ सकता हूँ। और एक झाड़ी से एक पतली छड़ी काटकर उसने उसके सिरे पर रस्सी बांध दी। लेकिन उसने चाहे जितनी भी कुशलता से मछली को डाला, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सामन ने चारे की तरफ देखा तक नहीं। वह चिल्लाया, मैं आखिरकार हार गया, जब तक कि डोरान डॉन मुझे बचा न ले। और जब वह बोल रहा था तो पानी में एक हलचल हुई और डोरान डॉन का चेहरा उसकी ओर देखने लगा। हे भगवान, मुझे पकड़ो, चट्टान के नीचे छिपे उस सलमन को, गोरला के बेटे कौवन ने कहा। और डोरन डॉन ने गोता लगाया और सैल्मन को उसकी पूंछ से पकड़कर उसे वापस उस जगह ले गया जहां कौवन खड़ा था। कौवन ने बूढ़े आदमी से कहा, जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो उसने कहा, अंडे, बत्तख और सामन यहाँ है। बूढ़ा आदमी उस पर मुस्कुराया और उसे खाने पीने को कहा, और जब वह भूखा नहीं रहा तो वह उससे बात करेगा। और बूढ़े व्यक्ति ने यही कहा, तुमने अच्छी शुरुआत की मेरे बेटे, इसलिए तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक रहा। तुमने अपनी माँ के आशीर्वाद को महत्व दिया, इसलिए तुम धन्य हो। तुमने कौवे को भूख लगने पर भोजन दिया, तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे पूरा किया और व्यर्थ दिखावे से खुद को विचलित नहीं होने दिया। तुम ये समझने में कुशल थे कि जिस लड़के ने तुम्हें मंदिर छोड़ने के लिए लुभाया था वह झूठी कहानियां सुनाने वाला था, और तुमने कृतज्ञ हृदय से गरीबों द्वारा दी गई चीज़ों को स्वीकार किया। अंत में कठिनाइयों ने तुम्हें निराशा देने के बजाय साहस दिया। और अब तुम्हारे इनाम के लिए तुम सच में अपनी बहन को अपने साथ घर ले जाओगे, और तुम्हारे भाइयों को मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन वे आलसी और विश्वासघाती हैं, इसलिए उनका भाग्य हमेशा के लिए भटकना है। इसलिए अलविदा, और तुम्हें बुद्धि मिले। पहले मुझे अपना नाम बताओ, कौवन ने धीरे से पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं उम्र की आत्मा हूँ। एक सेल्टिक कहानी से लिया गया। डॉक्टर मैक्लॉड क्लार्क द्वारा अनुवादित।